हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो 12th वाले बच्चों के लिए है और 12th में चैप्टर चल रहा है बेटा सॉल्यूशन में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ क्या होता है, तो चलिए आज देखते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले आप ये समझें कि राउल्ट्स लॉ कहता क्या है। राउल्ट्स लॉ बताता है कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ये राउल्ट्स लॉ है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एफ मार्टे राउल्ट ने, साइंटिस्ट का नाम है बेटा एफ मार्टे राउल्ट इन 1887 में इस लॉ को दिया था। 1887 में इस लॉ को दिया था। तो उन्होंने बताया था कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के होता है। तो चलिए आप नियम नोट करते हैं। हम क्या नियम है? द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है लॉ? द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर of a component in a solution is proportional to its मोल फ्रैक्शन। बॉन बेबो ने ये बताया था, बॉन बेबो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये बताया था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, जबकि प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है और सॉल्वेंट जो होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका बीपी होता है यानी वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम कि हमने बोला कि किसी भी कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, यानी मोल फ्रैक्शन के होता है। तो एक छोटा सा फिगर बनाएंगे आप इस साइड में। ये मेरे पास कोई पॉट है बेटा, मेरे पास ये पॉट है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स मैं शो करने जा रहा हूँ ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं और इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जिनमें मैंने इस तरीके की तिरछी लाइन खींच रखी है वो है बेटा क्या, 1 2 3। जो ये तिरछी लाइन मैंने खींच रखी है ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट के। और जिनमें कोई लाइन नहीं खींची हुई है, ओनली स्फीयर बना हुआ है, वो सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का कोई मॉलिक्यूल है। तो इसको हम कह रहे हैं बेटा P0A, मतलब सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को शो कर रहा है और ये बेटा शो कर रहा है सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को, यानी P0B। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
तो यहाँ पर बेटा लिख देते हैं हम XA और इधर लिख देते हैं XV। तो यहाँ पर देखें आप, ये पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? सॉल्यूशन इसलिए है बेटा कि इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 और ये 4, जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? सॉल्यूट के हैं। तो मतलब क्या है कि ये इस सरफेस से वेपोराइज होकर के यहाँ पर गए हैं, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये मॉलिक्यूल से सरफेस से यही तो थे, यानी इस जगह थे ये मॉलिक्यूल्स हमारे, यहाँ से वेपोराइज होने के बाद में ये कहाँ गए हैं? ऊपर की तरफ गए हैं वेपोराइज होने के बाद में। तो आपने क्या देखा कि सॉल्वेंट जो था, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आपको दिख रहा है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वो कम दिख रहा है। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसको मैंने टेम्परेचर दिया, इस सॉल्यूशन को टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से क्या हुआ कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा वेपोराइज हो गए जबकि सॉल्यूट के कम हुए हैं। सॉल्यूट के केवल 2 दिखाई दे रहे हैं और सॉल्वेंट के आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर P0B है। तो यहाँ पर देखें आप कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हाई है और सॉल्यूट का कम है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? लॉ में लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हमने एक बात बताई थी इस डायग्राम से कि सॉल्यूट का जो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से बेटा हमेशा कम होता है। एक तो बात आप ये नोट कर सकते हैं। अब इस लॉ को देखते हैं हम, क्या कहता है कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन बेटा हटाएंगे तो क्या मिलेगा? PA इक्वल टू के यहाँ पर बेटा कांस्टेंट है और इंटू XA। अब PA इक्वल टू और क्या होता है देखें आप, इधर लिख देते हैं PA इक्वल टू P0A इंटू XA। इसको डाल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से दूसरा देखें आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा XB। प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया तो PV इक्वल टू K और इंटू XB। अब PV इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू होगा बेटा P0V इंटू XB। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन डेरिवेशन एक छोटा सा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कोई हाई फाई डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। अब देखें आप, एक फॉर्मूला होता है कि टोटल वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू PA प्लस PB। ये है यहाँ पर बेटा जो P है ये टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, किस फॉर्मूले को? इस फॉर्मूले को। और इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू लगानी है तो P इक्वल टू PA और प्लस PB। अब PA की वैल्यू बेटा दे रखी है ये और PB की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये वाली दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? P इक्वल टू मिलेगा P0A, दिख रहा है ना? चलो बड़ा लिख देते हैं, P0A इंटू XA और प्लस P0B इंटू XB। चलिए मिल गया ना हमें, ये मिल गया फॉर्मूला P इक्वल टू PA प्लस PB। इस फॉर्मूले में केवल ये दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं यहाँ पर और कुछ नहीं किया है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा था मोल फ्रैक्शन,
तो वहां पर हमने बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है, इक्वल टू 1 के होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एक्स ए यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है बेटा 1। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1, और इसमें से एक्स बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस के एक्स ए। अब एक्स बी की वैल्यू बेटा मैंने यहां निकाल ली है। अब ये वाली एक्स बी की वैल्यू हमें यहां पर पुट करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है भाई, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ये एक्स बी की वैल्यू को हमें केवल यहां पर पुट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए तो यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन मिलेगा, P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट वी और इंटू पी नॉट वी इंटू एक्स बी की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए है 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या इक्वेशन मिलेगी, देखें आप, P इक्वल टू दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है अभी, तो P इक्वल टू पी नॉट वी, P इक्वल टू पी नॉट वी प्लस एक्स ए और इधर क्या बचा, P नॉट ए और माइनस P नॉट वी। ये इक्वेशन हमें मिल गई। चलिए आप कर सकते हैं इसको, डेरिवेशन को, एक छोटा सा डेरिवेशन था, नोट कर लें फटाफट, जल्दी से नोट कर लें। ये हो गया राउल्ट्स लॉ। एफ मार्टे राउल्ट ने 1887 में इस लॉ को दिया था। चलिए 2-3 बार मैंने लॉ को रिपीट किया था, अब याद हो गया होगा। चलिए एक बार लास्ट में और कर देते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। क्या बताया था एफ मार्टे राउल्ट ने बताया था कि किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसको राउल्ट्स लॉ कहते हैं। चलिए नोट कर लें आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करें। हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो चलिए इस लॉ को देखते हैं, मैंने हेडिंग लगाई हुई है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए कि रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। मैंने क्या बोला, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पर बात आती है बेटा कि सर ये बताओ कि रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। अरे भैया इसको हम कहते हैं, देखो ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो, P नॉट माइनस पी एस, P नॉट माइनस पी एस, इसको बोलते हैं लोबरिंग वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं बेटा लोबरिंग वेपर प्रेशर। अब P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, लोबरिंग वेपर प्रेशर उसको कहते हैं बेटा, देखो यहां पर ध्यान दो, P नॉट ए माइनस पी एस, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस को बोलते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, मैंने क्या बोला, ध्यान दें आप मेरी बात पर, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं लोबरिंग वेपर प्रेशर, लोबरिंग वेपर प्रेशर। बात क्लियर हो गई। अब इसको देखें आप कि लोबरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो दोनों बातें मैंने यहां पर बता दी हैं कि लोबरिंग वेपर प्रेशर ये होता है, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर ये होता है। तो एफ मार्टे राउल्ट ने क्या कहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, उन्होंने ये कहा था कि रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव
लोवरिंग वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो क्या लॉ है देखें आप, राउल्ट्स ने बताया था यहां पर बेटा, यहां लॉ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा फिर छोटा सा डेरिवेशन है। द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution containing solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। तो बात क्या हुई, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बेटा कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो क्या हुआ, पी नॉट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है पहले ही बता दिया है मैंने, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये किसके इक्वल होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, एक्स बी के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स बी इक्वल टू होता है एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू रख दो एन बी अपॉन एन बी और प्लस एन ए। यह फॉर्मूला हमें मिल गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और करके इसको लिख सकते हैं बेटा, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अब एन बी और एन ए इक्वल टू किसके होते हैं? देखो ध्यान दो, एन बी इक्वल टू होता है, इधर लिख देता हूं मैं, एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये वाली वैल्यू एन बी और एन ए की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा मुझे? हमें मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए। चलिए इसको सॉल्व कर लो। क्या मिला फॉर्मूला? हमें मिलेगा पी नॉट, दिख रहा है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। यह फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए सिंबल लिख देते हैं हम। बिहार ये पहले ही बता दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस लोवरिंग वेपर प्रेशर होता है और इस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। ये दोनों बातें पहले से ही मैंने लिख दी हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ पर ये क्या चीज है इनको आप नोट कर लें। एम ए, डब्ल्यू बी है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है मास ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ए है
मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। Mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Ma नोट कर लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। P नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिख देते हैं Bp ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और Ps क्या है? Ps को मैं इधर लिख देता हूं। Ps क्या है? Ps है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और P नोट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये लॉ था बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कर लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें यार जल्दी से भाई। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ आज कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। राउल्ट्स लॉ, ओनली राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ 2 हो गए हमारे, और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। चलिए जल्दी करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको आप। चलिए हो गया ना बेटा? हो गया जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ की कुछ सीमाएं हैं। तो नंबर 1 बेटा, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, नंबर 1 नोट करते जाएं। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल only to very dilute solution, very dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ काम करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ काम करता है। सेकेंड लिमिटेशंस क्या है इसकी देखें आप। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग, टू सॉल्यूशंस containing non volatile solute only, non volatile लिखा हुआ है बेटा, non volatile solute only। सेकंड लिमिटेशंस हो गई बेटा। थर्ड लिमिटेशंस है इसकी, थर्ड, राउल्ट्स लॉ इज नॉट, राउल्ट्स लॉ is not, Raoult's law is not applicable to, is not applicable, is Raoult's law is not applicable to solutes, to solutes which dissociate, which dissociate or associate in the particular solution, in the particular solution, particular solution।
तो बेटा आज राउल्स लॉ कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी से नोट कर लें इसको।